ना आप दोनों के तलाक को मंजूरी दी जाती है। वकीलों की लंबी जिरह और कानूनी दांव पेंच के बाद जब माननीय जज साहब ने यह फैसला सुनाया, तो इन चंद शब्दों के साथ ही कोर्ट रूम में मौजूद आरुषि और देव का वैवाहिक बंधन सदा के लिए टूट गया। दोनों के हाथों में अब कानूनी कागजात की प्रति थी, जो उनके अलग होने का प्रमाण थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। इसी बीच आरुषि के वकील ने बड़े उत्साह से आरुषि के माता पिता श्रीमती वर्मा और श्रीमान वर्मा को बधाई दी। श्रीमती वर्मा ने भी हाथ जोड़कर वकील साहब का आभार व्यक्त किया। उनके चेहरे पर एक बड़ी जीत की खुशी थी। लेकिन देव, जो कभी इस रिश्ते को तोड़ना ही नहीं चाहता था, इस निर्णय के बाद बुरी तरह टूटकर अपनी कुर्सी पर झोंका त्यों बैठा रह गया। दूसरी ओर आरुषि, जो पिछले 6 महीनों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, न जाने क्यों आज उसे गहरा एहसास हुआ कि शायद वह जीतकर भी हार गई है। आसपास की कोई आवाज, कोई बात उसे सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उस शोरगुल के बीच एक जानी पहचानी मगर टूटी हुई आवाज उसके कानों से टकराई। देव, मुबारक हो आरुष्य, आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो। आरुषि चौंक कर सामने देखती है। देव उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा गहरा सैलाब था जो बस किनारा तोड़ने ही वाला था। उसका चेहरा इतना मुरझाया और उदास था कि आरुषि का कलेजा कांप उठा। इससे पहले कि आरुषि कुछ कह पाती, देव ने अपनी नजरें फेर लीं और लड़खड़ाते कदमों से कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। आरुषि, देव रुको, देव! आरुषि जोर जोर से उसे पुकारने लगी। तभी उसके कानों में उसकी मां की आवाज गूंजी, श्रीमती वर्मा। आरुषि बेटी, क्या हुआ? उठो। क्या कोई बुरा सपना देख रही थी? आरुषि हड़बड़ाकर उठी। वह पसीने से लथपथ थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सामने उसकी मां श्रीमती वर्मा खड़ी थी। श्रीमती वर्मा, आरुषि एन का माथा सहलाते हुए, कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे, अब तो खुशियों के दिन आने वाले हैं। परसों कोर्ट का फैसला है। बस 2 दिन और, फिर उस देव नाम की जंजीर से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। उस घुटन भरे पिंजरे से मेरी शेरनी बेटी बाहर निकलेगी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। श्रीमती वर्मा बड़े उत्साह से बोल रही थी। श्रीमती वर्मा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा गर्मा-गर्म नाश्ता बनाया है। लेकिन मां की आवाज में घुली यह प्रसन्नता आरुषि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। उनका कहा हर एक शब्द उसके दिल पर किसी गहरे घाव की तरह लग रहा था। आरुषि समझ नहीं पा रही थी। जिस आजादी के लिए उसने पिछले 6 महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, आज उसी आजादी की आहट उसे इतना बेचैन क्यों कर रही है? क्या सच में वह यही चाहती थी? मां के जाने के बाद आरुषि ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद जैसे ही वह अपने आंसू पोंछने लगी, तो उसे याद आने लगा। जब कभी भी वह रोया करती थी, तो देव उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए देव कितने जतन करता। बड़े प्यार से उसका सिर सहलाता और आरुषि अपना सारा दर्द भूलकर उसके सीने से लग जाती थी। वहां उसे दुनिया की सबसे महफूज पनाह मिलती थी। लेकिन आज, जब वह इतना रो रही थी, तो उसे चुप कराने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला देव कहीं नहीं था। कमरे का सन्नाटा उसे काट रहा था। बिस्तर पर लेटे आरुषि यादों के गहरे समंदर में गोते लगाने लगी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह और उसकी बड़ी बहन प्रीति, दोनों को माता पिता ने फूलों की तरह पाला था। लेकिन आरुषि तो मां की लाडली थी, उनकी आंखों का तारा। ना शब्द तो जैसे उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। अक्सर उसके पिता श्रीमान वर्मा चिंता जताते हुए कहते थे, भाग्यवान, तुमने आरुषि को लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। बेटियों के इतने नखरे भी नहीं उठाने चाहिए कि कल को वे झुकना ही भूल जाएं। सोचो, अगर ससुराल में किसी ने इसकी जिद पूरी नहीं की, तो यह कैसे निभाएगी? श्रीमती वर्मा तुरंत बात काट देती थी। अरे, आप भी क्या बात करते हैं? देखिए, हमारी प्रीति के लिए हमने कैसा हीरा जैसा लड़का ढूंढा है, जो उसकी हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी करता है। आरुषि के लिए भी हम वही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। देव एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी था। वह दिखने में किसी फिल्मी हीरो जैसा था, लेकिन उसके मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। सादगी ही उसकी पहचान थी। पहली ही मुलाकात में श्रीमती वर्मा
और श्रीमान वर्मा को लगा कि यही वह लड़का है जो उनकी नाजुक कली के नखरे उठा सकता है। आरुषि ने भी उसकी सादगी और व्यक्तित्व को देखकर पहली नजर में ही हां कर दी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। देव के माता पिता, जो अपनी मिट्टी और गांव से जुड़े सीधे सादे लोग थे, कुछ दिनों के लिए चंडीगढ़ शहर आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि हनीमून की बात नहीं उठी। आरुषि ने जिद पकड़ ली। हनीमून के लिए तो पेरिस ही जाना है। देव चाहता था कि वे भारत में ही किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर जाएं, एक दूसरे को समझें। उसने बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। आरुषि, अभी शुरुआत है, हम भारत में ही कहीं चलते हैं। लेकिन आरुषि को तो बचपन से अपनी बात मनवाने की आदत थी। उसने आव देखा न ताव अपनी मां को फोन घुमा दिया और टिकट बुक करने को कह दिया। जब देव को पता चला कि आरुषि की मां ने पेरिस की टिकटें करवा दी हैं, तो उसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। वह दुखी होकर बोला, आरुषि, तुमने मां से टिकट क्यों करवाई? क्या मैं तुम्हें घुमाने ले जाने के काबिल नहीं हूं? अगर तुम्हें विदेश ही जाना था तो मैं ले जाता, भले ही थोड़ा वक्त लगता। तो आरुषि बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने मां से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती। देव, लेकिन आरुषि, मैंने मना भी कहाँ किया था? अभी तो सिर्फ बात ही हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे से ले जाना चाहता था। तुम मां को टिकट के पैसे वापस कर दो। आरुषि ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। ओहो देव, इसमें इतना अहम ईगो बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे मम्मी पापा और हम अलग थोड़ी हैं। अब टिकट हो गई है तो बस एंजॉय करो ना। हारकर देव को अपनी पत्नी की खुशी के लिए झुकना पड़ा और शादी के महज 5 दिन बाद वे पेरिस रवाना हो गए। हनीमून के वह दिन पंख लगाकर उड़ गए। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही वे भारत लौटे और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे, एक नया बवंडर उनका इंतजार कर रहा था। श्रीमती वर्मा ड्राइवर और गाड़ी के साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थीं। बेटी को देखते ही बोली, मेरी लाडो, आज तुम दोनों सीधा हमारे घर चलो। मैंने तुम दोनों के लिए 56 भोग तैयार किए हैं। देव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं माँ जी, माफ कीजिएगा। घर पर मेरे माँ बाबूजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। माँ ने भी वहां खाना बनाकर रखा होगा। वे 2-3 दिन में गांव वापस चले जाएंगे। उनके जाने से पहले मुझे उनके साथ वक्त बिताना है। हम उनके जाने के बाद जरूर आएंगे। श्रीमती वर्मा, चेहरा उतारकर, अरे, पर मैंने इतने अरमानों से सब तैयारी की है, उसका क्या? मां का उतरा चेहरा देख आरुषि मचल गई। आरुषि, देव, मां इतना कह रही हैं तो चलते हैं ना। खाना खाकर चले जाएंगे। देव ने दृढ़ता से कहा। आरुषि, समझो, मेरे माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं और मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। मुझे घर जाना ही होगा। तभी आरुषि ने फैसला सुना दिया। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो मां के साथ जा रही हूं। देव स्तब्ध रह गया। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे भारी मन से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल दिया। वहीं जब आरुषि को उसके पिता श्रीमान वर्मा ने देखा तो समझाते हुए बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। श्रीमती वर्मा, अरे, आप भी ना। इतने दिनों बाद बेटी आई है तो उससे हालचाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं। और फिर ससुराल कहां भागा चला जा रहा है? पहले हम तो मिलें अपनी बेटी से। शाम को पिता के समझाने पर आरुषि अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह देव आरुषि को नींद से जगाने लगा। देव, आरुषि उठो, 10 बजने को आए हैं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो आरुषि बोली, अरे देव, अभी मुझे और सोना है। सफर की थकान उतरी नहीं है। देव के माता पिता पूरा 1 हफ्ता उनके घर रहे, लेकिन आरुषि ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी घूमने फिरने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। हालांकि उसके सास ससुर भी जानते थे कि वह दिल की बुरी नहीं है। अक्सर आरुषि उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो आरुषि उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद आरुषि को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था। एक दिन उसने देव से कहा, बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी आ जाना। पहले मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर करेंगे। देव को मना करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। शाम को आरुषि ने एक खूबसूरत सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया। लेकिन तभी देव का फोन आया
कि आज जल्दी आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत जरूरी काम है। इतना सुनते ही आरुषि की भौहें तन गईं और पारा चढ़ गया। वह उसी समय अपनी मां के घर चली गई और यह सारी बात बताते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके पिता ने उसे समझाया कि देव को कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसीलिए उसे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम? क्या मेरी बेटी उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का सारा काम करे और वह उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर बाहर ही करेंगे। ये सुनते ही आरुषि खुशी से चहक उठी। आई लव यू माँ, आप इतना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का। उधर देव जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, ये सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। आरुषि को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो आरुषि को घर पर न देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फोन किया तो आरुषि बोली, सॉरी देव, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आ गई हूं। सुनते ही देव उदास हो गया। एक बार फोन करके बता तो दिया होता। आरुषि, अरे देव, मुझे ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती हैं। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं, तुम गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। आरुषि की यह बात देव को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन देव जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी आरुषि बोली, देव, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कहते कहते वह वॉश बेसिन की तरफ भागी और उसे उलटी आ गई। देव परेशान हो गया। देव, आरुषि, तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद उसी कारण अपच की शिकायत हो गई है। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। डॉक्टर ने आरुषि का चेकअप किया। कुछ देर बाद देव को केबिन में बुलाया। देव घबराया हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे, ये चिंता की नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। इतना सुनते ही देव की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन आरुषि कुछ परेशान हो गई। दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे तो आरुषि बोली, देव, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। देव उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, आरुषि, अभी तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी। देव के समझाने पर आरुषि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से देव को यह खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि आरुषि पर किसी चीज का तनाव न हो। उसे आराम देने के लिए देव ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि आरुषि के पास उसकी एक सहेली का फोन आया। आरुषि ने उसे बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर उसकी सहेली हैरानी से बोली, वॉट आर यू सेइंग? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था, और तुम इन सब झमेलों में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, फिर तेरी अपनी आजादी तो गई। सहेली की बात सुनकर आरुषि बोली, अरे यार, क्या बताऊं, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देव तो यह बात सुनकर इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। सहेली, अरे आरुषि, इन आदमियों का क्या है, फर्कश तो एक औरत की जिंदगी में पड़ता है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान, अभी देर नहीं हुई, अब भी तू इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। फोन रखने के बाद आरुषि सोच में पड़ गई। बहुत देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी मां को फोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह यह बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी मां ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। शाम को जब देव घर लौटा तो आरुषि ने कहा, देव, मैंने फैसला कर लिया है। देव उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला? आरुष, यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। देव को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। देव, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे, एक मां तो ममता की मूरत होती है, और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपनी ही नन्ही सी जान का गला घोंटने को तैयार हो गई। फिर देव ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोला, देखो आरुषि, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जागेगा तो मैं उठकर उसका ध्यान रख लूंगा। कपड़े गंदे करेगा
तो नैपी भी बदल दूंगा। भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। आरुषि, बस करो देव, मुझे भावनात्मक रूप से दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तभी देव जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी आरुषि बोली, देव, मैंने तुम्हें बताना था तो बता दिया। अब तुम चलो या ना चलो, वह तुम्हारी इच्छा। कानूनन मुझे यह फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर देव गुस्से से कांपता हुआ बोला, आरुषि, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। तो इसकी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो। आरुषि, देव, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर आरुषि बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन देव की आंखों से नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगले दिन सुबह आरुषि के घर फोन कर दिया। उस समय आरुषि के पापा श्रीमान वर्मा घर पर थे। उन्होंने फोन उठाया तो देव ने उन्हें आरुषि के मां बनने की बात बताई। श्रीमान वर्मा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। देव, लेकिन पापा, यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को दुनिया में ही नहीं लाना चाहती। आरुषि के पापा ने उसे फोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए आरुषि बोली, देव, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। लेकिन देव कुछ नहीं बोला। आरुषि, तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। उसके बाद मैं कभी यहां नहीं आऊंगी। आरुषि अस्पताल पहुंची तो उसकी मम्मी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसका गर्भपात करवा दिया गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो आरुषि इधर उधर देखने लगी। देव कहीं नहीं था। उसने उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आरुषि, इतनी भी क्या नाराजगी, जो फोन पर बात तक नहीं कर रहा मुझसे। श्रीमान वर्मा वहां आकर, बेटी, जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर, तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। फिर आरुषि ने देव को फिर से फोन लगाया। बहुत बार फोन करने के बाद उसने फोन उठाया तो बोला, देव, अब क्या बताने के लिए फोन किया है कि तुमने हमारे प्यार के चिन्ह को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम मां बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो मां की ममता क्या होती है। यह सुनकर आरुषि रोती हुई आवाज में बोली, देव, मुझे लेने कब आओगे। हम बैठकर अपनी मन की दूरियों को सुलझा लेंगे। देव, नहीं आरुषि, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। इतना कहकर देव ने फोन रख दिया। आरुषि की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। आरुषि अपनी मां के साथ अपने मायके चंडीगढ़ में आ गई। मायके में रहते हुए वह हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन न तो देव उसे लेने आया, न ही उसने कोई कॉल या मैसेज किया। दिन बीतने के साथ साथ आरुषि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी, मैं जानता हूं कि तू देव से बहुत प्यार करती है। उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती। अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है वह तुझे लेने आ जाएगा। आरुषि गुस्से में, क्यों पापा, मैं फोन क्यों करूं। आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा दोष कर दिया। श्रीमान वर्मा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो। और वैसे तुम क्या जानो, माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल आए। अपने पिता की बात सुनकर आरुषि को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। श्रीमान वर्मा जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने देव को फोन लगाया। श्रीमान वर्मा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है। मेरी बेटी की हरकतों ने यह हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं आरुषि जिद्दी है, परंतु यह भी सच है कि वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दो। देव, नहीं पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं।
मैंने तो आरुषि से कहा था कि यह घर उसका है, वह जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं, तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगा। अगर मेरे बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है, तो ऐसा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी देर में देव ने आरुषि को फोन लगाया। देव की कॉल देखकर आरुषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरुषि, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। तुमने तो यह जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत भी ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? देव, आरुषि, जो हो गया सो हो गया। अब अपना गुस्सा भूल कर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊं। तभी आरुषि बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई तनाव पैदा हो। देव, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आरुषि, देव, मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी, तब तक हम परिवार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे। यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी देव हैरानी से बोला, आरुषि, पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहां से आ गईं? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। आरुषि, ठीक है देव, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। देव गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी समझीन हो। आरुषि, अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना कहकर आरुषि ने फोन पटक दिया। कुछ ही दिनों में देव के पास तलाक के कागज पहुंच गए। जैसे ही उसने वह कागज पढ़े, तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है। देव, मन ही मन, नहीं, मेरी आरुषि ऐसा नहीं कर सकती। देव ने आरुषि को फोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से उसकी मां ने फोन उठाया। देव, मैं आरुषि से बात करना चाहता हूं। श्रीमती वर्मा, अब बात करने को बचा ही क्या है? आरुषि तुमसे बात करना नहीं चाहती। देव, नहीं मां, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उसका आखिरी फैसला है? श्रीमती वर्मा, हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। वह इस अनचाहे बंधन से आजाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन आरुषि खरीदारी करने के लिए चंडीगढ़ के बाजार गई। जैसे ही वह एक दुकान से बाहर निकली, उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। यह उसकी सहेली थी। आरुषि ने खुशी से उसे आवाज दी और दोनों एक दूसरे से गले मिली। लेकिन जैसे ही आरुषि ने अपनी सहेली को गौर से देखा, उसे कुछ बदला बदला महसूस हुआ। उसकी सहेली का चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार था। गालों पर एक अलग सी रौनक थी। आरुषि की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, अरे, तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? उसकी सहेली ने मुस्कुराते हुए थोड़ी शर्माती आवाज में जवाब दिया, हाँ यार, सब बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनते ही आरुषि के होश जैसे उड़ गए। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ये वही सहेली थी जिसने कुछ महीने पहले उसे समझाया था कि बच्चे के चक्कर में पड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। और आज वही सहेली। आरुषि ने किसी तरह अपने आप को संभाला और हकलाते हुए बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे हमेशा सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू कहती थी कि बच्चे की जिम्मेदारी से जिंदगी बोझिल हो जाती है। और अब तू खुद। सहेली ने आरुषि के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से समझाया, हाँ आरुषि, मैंने वह सब कहा था। लेकिन तू जानती है ना, जिंदगी में सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना ही था। फिर मैंने और मेरे पति ने मिलकर सोचा कि अगर परिवार बढ़ाना ही है, तो अब क्यों नहीं? देर करने से क्या फायदा? ये सुनते ही आरुषि का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके कानों में एक अजीब सी भन भनाहट होने लगी। आज अपनी सहेली की खुशी देखकर उसे अपनी उसी गलती का भयंकर एहसास हो रहा था। घर पहुंचकर आरुषि सीधे अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने अपनी जिद और अहंकार में कितनी बड़ी भूल की थी। थोड़ी देर बाद उसकी मां श्रीमती वर्मा खुशी से चमकते चेहरे के साथ उसके कमरे में आईं। उनके हाथ में फोन था। श्रीमती वर्मा, बेटी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी हमारे वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि परसों कोर्ट की फाइनल हियरिंग में तुम्हारे तलाक को पूरी तरह से मंजूरी दे दी जाएगी। उत्साह से। और सुन बेटी, अब जब तुम उस जेल से
उस घुटन भरे रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो ही जाओगी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। बड़े ही ऊंचे खानदान से है, बहुत पैसे वाला परिवार है। वह तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, रानी की तरह। यह सुनते ही आरुषि के अंदर का बांध टूट गया। वह जोर से चिल्लाई, मम्मी, बस करो। मुझे दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करनी। मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। शाम हो गई और फिर रात गहरा गई। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और उसके पिता श्रीमान वर्मा अंदर आए। वे चुपचाप उसके बिस्तर के पास बैठ गए और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगे। पिता के उस कोमल स्पर्श को महसूस करते ही आरुष्य का दिल भर आया। वह अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमान वर्मा गंभीर आवाज में, बेटी, आज तू इतनी टूटी हुई, इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए था। आखिर जो तू चाहती थी वही तो हो रहा है। तलाकन मिल रहा है, तेरी मर्जी पूरी हो रही है। आरुषि रोते रोते, पापा, मुझे माफ कर दो। आप सही कहते थे। मेरी जिद, मेरा अहंकार और मेरी नासमझी ने मुझे एकदम अकेला कर दिया है। मैंने उस इंसान को कितना दुख दिया जिसने हर हाल में, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। श्रीमान वर्मा भावुक होकर, काश तू ये बात पहले समझ जाती बेटा। जो एहसास तुझे आज हो रहा है, वह अगर उस वक्त हो गया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन बेटी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अब तू अपनी पूरी कोशिश कर इस रिश्ते को बचाने की। जाओ, देव से मिलो, उससे अपने दिल की बात कहो। और इस बार अगर भगवान ने मौका दिया, तो देव के साथ अपने रिश्ते को ऐसी पक्की गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। इस बार समझदारी से, प्यार से, सम्मान से रिश्ता निभाना। अपने पिता की यह बात आरुषि के दिल में उतर गई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह देव को जरूर मनाएगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह आरुषि बहुत जल्दी तैयार होकर देव के ऑफिस की ओर रवाना हो गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने देव के केबिन में जाकर हिम्मत जुटाई और कांपते स्वर में कहा, देव, क्या हम अपने इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? प्लीज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आरुषि बहुत रोई, बहुत माफी मांगी, अपने हाथ जोड़े, अपनी सारी गलतियां मानी। लेकिन देव ने बड़ी ठंडे लहजे में जवाब दिया, आरुषि, शादी ब्याह तुम्हारे लिए शायद खेल होगा, जिसे तुम जब चाहो शुरू कर दो और जब चाहो खत्म कर दो। लेकिन मेरे लिए ये खेल नहीं है, ये मेरी लाइफ है। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक बिखर गया था। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैं अपने आप को संभाल पाया हूं। माफ करना आरुषि, लेकिन अब हमारा साथ होना, हमारा एक होना हो नहीं सकता। देव अपनी जगह से नहीं हिला। वह देव जो कभी अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। देव अपनी फाइलें समेटता है, अपना बैग उठाता है और बोला, माफ करना आरुषि, मुझे जाना होगा, मेरी दूसरी मीटिंग है। ये कहकर देव तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपने केबिन से बाहर निकल गया। आरुषि वहीं खड़ी रह गई, उसके इस व्यवहार से पूरी तरह से हैरान और चुप। अपनी गाड़ी में बैठते ही देव का वह कठोर चेहरा पिघल गया। उसने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया और खूब जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर रोने के बाद देव ने खुद को शांत किया, आंसू पोंछे और अपने फोन से आरुषि के पिता श्रीमान वर्मा को कॉल किया। देव भारी आवाज में, पापा, क्यों आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा था? मैंने आज अपनी आरुषि का दिल इतना दुखाया, उसे इतना रुलाया, जबकि उसकी आंखों में अफसोस साफ नजर आ रहा था। श्रीमान वर्मा धैर्य से, बेटा, जब आरुष्य घर पहुंची तो उसका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं। उसकी मां श्रीमती वर्मा दौड़कर उसके पास आई। श्रीमती वर्मा, क्या हुआ बेटी? तू इतनी रो क्यों रही है? किसने तुझे परेशान किया? आरुषि रोते टूटे स्वर में, मम्मी, देव ने मुझे माफ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। मम्मी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। श्रीमती वर्मा की आंखों में गुस्सा आ गया। वे बोली, अच्छा, तो तू उस देव से मिलने गई थी? उस पत्थर दिल इंसान ने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखाया। तू चिंता मत कर बेटी, कल तुझे उस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कोर्ट में तलाक हो जाएगा और तू आजाद हो जाएगी। श्रीमती वर्मा के इन शब्दों को सुनकर श्रीमान वर्मा के धैर्य का बांध टूट गया। वे जोर से बोले,
श्रीमान वर्मा, बस बहुत हो गया। बहुत बहकाया तुमने मेरी बेटी को। मुझे हैरानी होती है कि तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है, रिश्तों को निभाना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। तुमने ही उसे हर गलत फैसले के लिए भड़काया। श्रीमान वर्मा की इस तेज आवाज को सुनकर श्रीमती वर्मा पूरी तरह से हैरान रह गईं। तभी आरुषि ने अपनी माँ की ओर मुड़कर कहा, हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें देव की कोई गलती नहीं है। दोष पूरी तरह से मेरा है। मुझे ही उसके प्यार की, उसकी परवाह की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखा, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की। लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता, अगर मैंने देव की बात सुनी होती, तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। आरुषि ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता के साथ अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पापा, अब मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। मैं आज ही, बल्कि अभी इसी वक्त अपने पति के घर जा रही हूँ। मैं अपनी ससुराल वापस जा रही हूँ। चाहे मुझे देव के पैरों में गिरकर माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े, चाहे मुझे कितना भी क्यों ना माफी मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। मुझे उसे मनाना ही होगा। इतना कहकर आरुषि ने दरवाजे की चौखट लांघी और तेज कदमों से अपने असली घर, अपनी ससुराल की ओर निकल गई। श्रीमती वर्मा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से उनकी बड़ी बेटी प्रीति की गुस्से भरी आवाज आई। प्रीति, मम्मी, बस बहुत हो गया। अब और नहीं। मैं इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ। ये सुनते ही श्रीमती वर्मा घबरा गईं और गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो जाकर उससे प्यार से बात कर, अपने पति को मना और चुपचाप सुलह कर ले। मैं खूब अच्छे से जानती हूं उसे, इतना भी बुरा नहीं है वह। दोस्तों, आरुष्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जानती थी कि देव का दिल पत्थर का नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आरुष्य और देव का रिश्ता फिर से जुड़ जाए? क्या आरुष्य को उसके प्यार के लिए देव माफ कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल प्यार और रिश्ते को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आरुषि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जानती थी कि देव का दिल पत्थर का नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आरुषि और देव का रिश्ता फिर से जुड़ जाए? क्या आरुषि को उसके प्यार के लिए देव माफ कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल प्यार और रिश्ते को सब्सक्राइब करें।